बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अलहम्द डायनामिक वर्ल्ड ऑफ एंटी टेस्ट। बच्चों, हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम के एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मौजूद हैं, जिसमें हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। यानी इस चैप्टर में हमने बहुत थॉरोली हर एक बात को अच्छी तरह से पढ़ा ताकि कंसेप्ट्स को इम्प्रूव किया जा सके। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़ की बात करेंगे और उनके सॉल्यूशंस का भी जिक्र करेंगे। तो चलें आगाज़ करते हैं टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज़। तो बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कुछ यूँ है। आंसर की आपके लिए पहले लिखी गई है, लेकिन सॉल्यूशन मैं आपके सामने इंशाअल्लाह अज़ीज़ डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत अच्छी तरह से ये बातें समझ आएंगी। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं? द ऑप्शंस आर, इट इज़ ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। यकीनन ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। इसमें यह नहीं पता चलता कि केमिकल रिएक्शन आयोनिक सब्सटेंसेस के दरमियान हो रहा है या कोवलेंट्स के दरमियान हो रहा है या किस और सब्सटेंस के दरमियान हो रहा है। ये बिल्कुल इससे मुबर्रा है। बीटा, इट इज़ एस्टैब्लिश्ड फ्रॉम ईदर साइड। यानी अगर आप रिएक्टेंट्स को यूज़ करके प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो थोड़ी देर में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। कोई दूसरा शख्स प्रोडक्ट्स को आपस में रिएक्ट कराकर वापस रिएक्टेंट बना रहा है तब भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। दोनों सूरतों में इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाएगा। इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन द क्लोज सिस्टम। ये भी पक्की बात है। मोर स्पेसिफिकली अगर गैसियस रिएक्शंस की बात हो रही है तो इट शुड अकर इन ए क्लोज्ड कंटेनर। ये क्लोज सिस्टम में होना चाहिए। क्लोज सिस्टम की पहचान क्या होती है? जिसमें एनर्जी तो एक्सचेंज हो सकती है लेकिन मैस एक्सचेंज ना हो रही हो, इसको क्लोज सिस्टम का नाम दिया जाता है। Therefore the answer is delta all of these। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या निकला बेटा? डेल्टा all of these। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following mathematical equilibrium expression is correct for the reaction। यहां पर बच्चों एक रिएक्शन लिखा नजर आ रहा है और यह पूछा जा रहा है कि इसके लिए केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन कौन सा ठीक है। अब आपने देखना है कि इसको डायरेक्टली कैसे लिखा जा सकता है। ध्यान से देखिएगा, ये है जी PCl5 रिवर्सिबली प्रोड्यूसिंग PCl3 प्लस Cl2। मैं इसको कंप्लीट सॉल्व नहीं करूंगा, क्योंकि अगर कंप्लीट सॉल्व करूंगा तो आपको शॉर्टकट कैसे पता चलेगा, जिसकी वजह से आपने इसको पेपर में सॉल्व करना है। तो ये आ गया जी KC। ये देखें, ये PCl3 है और यहां पर इसके कोफिशिएंट्स 1 हैं तो यहां x लिखा जाएगा। ये Cl2 है बेटा, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, यहां पर फिर x लिख दें, डिवाइडेड बाय ये PCl5 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, यहां पर a माइनस x लिख दें। यानी अगर इसका कोफिशिएंट 2 होता तो मैं लिखता a माइनस 2x, अगर इसका कोफिशिएंट 3 होता तो मैं लिखता a माइनस 3x। ठीक है, और अगर यहां पर कोफिशिएंट 2 या 3 होता तो फिर पावर में भी यहां 2 लिखा जाता। साथ ही साथ इसके डेल्टा n भी फाइंड आउट करें। डेल्टा n कितना आएगा बेटा? 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी +1 इसका डेल्टा n आ रहा है। इसका डेल्टा n कितना आ रहा है बेटा? +1। ये बात आपको बताई गई थी पढ़ाते हुए, वॉल्यूम डिनोमिनेटर में होगा। तो वॉल्यूम कहाँ नजर आएगा आपको? डिनोमिनेटर में। ये पॉजिटिव है तो वॉल्यूम डिनोमिनेटर में, अगर ये नेगेटिव होता तो ये न्यूमरेटर में होता। ठीक हो गया? ये जो वैल्यू लिखी हुई है यही इसकी पावर होगी, और ये है जनाब PCl5 का डिसोसिएशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देयरफॉर आंसर इज बीटा। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 यूं है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉमन आयन इफेक्ट इज करेक्ट एक्सेप्ट 1। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? स्टेटमेंट का मतलब है कि आपने कॉमन आयन इफेक्ट की वो तमाम बातें इसमें से पढ़नी है जो सही है, लेकिन सेलेक्ट उसको करना है जो गलत है। इट इज द एप्लीकेशन ऑफ द ली शैटलियर प्रिंसिपल। बेटा आपको बताया गया था कि कॉमन आयन इफेक्ट दर हकीकत ली शैटलियर प्रिंसिपल की ही एक एप्लीकेशन है। जब आपको वीडियो बनाकर दी गई तो मैंने पहले ही पॉइंट पर लिखा कि इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या है जी? ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। इट अफेक्ट्स इन द रिवर्स डायरेक्शन। ये भी बात ठीक है कि जब हम
कॉमन आयन डालते हैं तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसकी डिसोसिएशन डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, सप्रेस होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करता नजर आ रहा है। द टर्म इलेक्ट्रोलाइट इज यूज्ड, आपको अच्छी तरह से पता है, डेफिनेशन में हम बार बार लफ्ज इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। डेल्टा, effect of increase in concentration of the reactant is studied in this case, यही स्टेटमेंट गलत है। इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इज स्टडी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है इसलिए रिएक्शन रिवर्स जाता है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या आएगा बेटा? डेल्टा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर एप्लीकेशन ऑफ द केएसपी। केएसपी का मतलब क्या होता है बेटा? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट या सिंपली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, दोनों नाम दिए जाते हैं इसको। नंबर अल्फा, एप्लीकेशन ढूंढनी है हमने। डिटर्मिनेशन ऑफ द सॉल्युबिलिटी फ्रॉम द केएसपी, वो कहते हैं केएसपी से सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट की जाती है। हाँ जी की जाती है। आपकी किताब में जो आखिरी 2 एग्जांपल्स हैं और आपकी किताब में जो आखिरी 2 न्यूमेरिकल्स हैं उसमें यही किया जा रहा है। एक में सॉल्युबिलिटी गिवन है और आपने फाइंड आउट करनी है केएसपी वैल्यू, दूसरे में केएसपी वैल्यू गिवन है और आपने सॉल्युबिलिटी फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब ये दोनों काम तो किए जा रहे हैं। बीटा, प्रेपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जी हाँ प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी इसकी एक एप्लीकेशन है। सर वो कैसे है? लेकिन मैं पहले चार्ली ऑप्शन पढ़ दूं आपके लिए। चार्ली में लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ केएसपी फ्रॉम द सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अल्फा और चार्ली तो मैंने आपको बताया जैसे कि एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स दोनों इन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं, सिर्फ मुझे बीटा एक्सप्लेन करना है इसलिए डेल्टा खुद ब खुद आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या निकला बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का? डेल्टा, प्रेपरेशन ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसके मुतालिक क्वेश्चन आया हुआ है लेकिन लेक्चर्स के दौरान इसकी डिस्कशन नहीं हुई, तो जरा इसको देखिए। तो केएसपी और प्रेपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन का आपस में क्या रिलेशन है, जरा इसको देखें। यह है क्वेश्चन नंबर 4, उसकी बात हो रही है बेटा। तो एक टर्म यूज की जाएगी साल्ट्स के लिए जिसको कहा जाएगा आयोनिक प्रोडक्ट। आयोनिक प्रोडक्ट, ये आयोनिक प्रोडक्ट क्या है? इट इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ M पॉजिटिव इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द X नेगेटिव। तो आप ये कह सकते हैं कि ये तो बिल्कुल KSP है। तो जी हाँ ये KSP की ही तरह है, लेकिन इसमें और KSP में बुनियादी फर्क ये है कि KSP सैचुरेटेड सॉल्यूशन के वक्त की कंसंट्रेशंस हैं जबकि ये कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम T। तो वो कहते हैं कि इफ नंबर 1, इफ आयोनिक प्रोडक्ट is lesser than KSP, the solution is unsaturated. The solution is unsaturated. Solution unsaturated होने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अभी आप मजीद इसमें सोल्यूट डाल सकते हैं ताकि सॉल्यूशन को सैचुरेशन लेवल तक ले जाया जा सके। बीटा, आयोनिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू KSP, वो उसके बराबर आ गया। आंसर है सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड, यानी आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने में कामयाब हो चुके हैं। KSP आपको पहले से मालूम होता है जबकि आयोनिक प्रोडक्ट आप उस वक्त एट द टाइम बीइंग वहां से फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होंगे। चार्ली, आयोनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP, ये वेरी रेयर होता है लेकिन हो भी जाता है। और ये है जनाब द सॉल्यूशन इज सुपर सैचुरेटेड। तो सॉल्यूशन सुपर सैचुरेटेड का मतलब क्या है जी कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज करके उसमें मजीद अमाउंट ऑफ सोल्यूट ऐड कर दी है, तो सॉल्यूशन अब सुपर सैचुरेटेड हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि आप KSP की मदद से ये बता सकते हैं कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है या सुपर सैचुरेटेड है। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या निकलेगा बेटा? डेल्टा, यानी ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5 एक न्यूमेरिकल टाइप MCQ है। द pH ऑफ बफर 1 मोल पर dm क्यूब ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड 0.1 मोल पर dm क्यूब ऑफ द सोडियम फॉर्मेट एंड द pKa वैल्यू 3.78, द pH विल बी। यानी कंसंट्रेशन ऑफ एसिड भी बता दी उसने, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट भी बता दिया उसने, और आपको वो आपसे ये पूछ रहा है जनाब कि ये बताएं कि pH ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी। तो इसको हम आपके सामने सॉल्व करते हैं।
फिर आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा हूं। देखो बच्चे, कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मिक एसिड इट इज गिवन, वो कहता है इट इज 1 मोल पर dm क्यूब एंड दैट ऑफ सोडियम फॉर्मेट it is 0.1 मोल पर dm क्यूब, जबकि pKa वैल्यू इज ऑलरेडी गिवन 3.78। अब आपने इसकी अगर pH फाइंड आउट करनी है, अगर आप इसकी pH फाइंड आउट करना चाहते हैं तो बहुत आसान मामला है। आप क्या लिखेंगे जी बच्चे, हेंडरसन इक्वेशन। हेंडरसन इक्वेशन लिखी जाएगी। तो देखें, हेंडरसन इक्वेशन आप लिखेंगे pH इज इक्वल टू pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक हो गया जी। pKa वैल्यू है बेटा 3.78 प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट इज 0.1 डिवाइड बाय 1। द आंसर इज 3.78 plus log of 1 over 10, 3.78 log of 1 over 10 minus 1. Therefore, the answer is 2.78. ये pH आ गई। ठीक है जी। अब ये वो प्रेस्क्राइब्ड मेथड है, ये वो बेटा प्रेस्क्राइब्ड मेथड है जो इस्तेमाल किया जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। लेट हैव ए शॉर्टकट। ये देखें, एसिड की कंसंट्रेशन और साल्ट की कंसंट्रेशन, एसिड की कंसंट्रेशन साल्ट की कंसंट्रेशन से 10 टाइम ज्यादा है। 0.1 और 1 का आपस में रिलेशन क्या होता है, 10 टाइम का। उल्टा बोल लेते हैं कि साल्ट की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन 10 टाइम कम है। ये बात बफर सॉल्यूशन जब पढ़ाया गया तो उसके लेक्चर में ये बात हम पढ़ चुके हैं कि अगर साल्ट की कंसंट्रेशन एसिड की कंसंट्रेशन से 10 टाइम कम हो तो pH 1 यूनिट डिक्रीज हो जाती है। आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इतनी लंबी चार्ट जो भी pH दी गई है उसकी pKa से, यानी वो pH ना pKa से 1 यूनिट कम होगी। 3.78 माइनस 1 इज इक्वल टू 2.78। अगर साल्ट की कंसंट्रेशन एसिड कंसंट्रेशन से 10 टाइम ज्यादा होती तो इसको रिवर्स कर लेते, यानी 3.78 के बजाय आंसर आ जाता 4.78। लेकिन अभी सरदस्त क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारे सामने है बीटा, यानी 2.78। Let's proceed. Question number 6. In which of the following reaction there is a no effect of change of pressure? बेटा change of pressure यानी प्रेशर को इंक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम को कोई फर्क ना पड़े, प्रेशर को डिक्रीज करें तब भी इक्विलिब्रियम को कोई फर्क ना पड़े। ये कब होता है, when the delta n is equal to 0, यानी number of mole of reactant and number of mole of products are equal। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आपस में बराबर हों तो ऐसा होता है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या निकला, बहुत आसान है, चार्ली। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन गिव यू 2HI, तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर निकला चार्ली। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन लिखा हुआ है और हमने देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। 2SO2 प्लस O2 गिव यू 2SO3। बेटा देखें यहां पर डेल्टा एन कितना आ रहा है, 2SO2 प्लस O2 गिव्स यू 2SO3, तो डेल्टा एन की वैल्यू आ रही है -1 के प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल 2 हैं, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल 3 हैं, 2 - 3 इज इक्वल टू -1 आ रहा है। अगर डेल्टा एन माइनस आ रहा हो तो Kp इज स्मॉलर देन Kc, Kp की वैल्यू Kc से स्मॉलर होगी। देयरफॉर आंसर इज चार्ली। अगेन क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर निकला चार्ली। क्वेश्चन नंबर 8, द यूनिट्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ द पार्शियल प्रेशर्स आर। बेटा इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर हो या इन टर्म्स ऑफ मोल पर डीएम क्यूब हो, दोनों सूरतों में जो यूनिट ऑफ द केपी है या यूनिट ऑफ द केसी है वो किसने डिसाइड करनी है, वो डेल्टा एन की वैल्यू ने डिसाइड करनी है। अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 है तो केपी और केसी की कोई यूनिट नहीं है, अदरवाइज उनकी जो भी यूनिट होगी एटीएम की पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन +1 में है तो एटीएम, डेल्टा एन की वैल्यू +2 में है तो एटीएम का स्क्वायर, -1 में है तो पर एटीएम। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या आता है बेटा, डेल्टा डिपेंड्स अपॉन डेल्टा एन। क्वेश्चन नंबर 8 द आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 9, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है।
ए केमिकल इक्विलिब्रियम इज अ रिएक्शन एस्टैब्लिश्ड व्हेन, कब केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड होता है? नीचे 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उन 4 स्टेटमेंट की बुनियाद पर हमने फैसला करना है। वो चारों स्टेटमेंट क्या है? पहले ज़रा ज़्यादा जूम हो गया, चले जी। क्वेश्चन नंबर 9 की पहली स्टेटमेंट है जी, अपोजिंग रिएक्शन इज हैपनिंग। हाँ, ये तो होता है, अपोजिंग रिएक्शन इज हैपनिंग, लेकिन खाली अपोजिंग रिएक्शन होने से क्या केमिकल इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है? देखते हैं आगे। कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज इक्वल, कंसंट्रेशन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज इक्वल। आपको यह बात बताई गई थी कि केमिकल इक्विलिब्रियम का ये क्राइटेरिया नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम का क्राइटेरिया है रेट ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, कंसंट्रेशन बराबर होना जरूरी नहीं है। चार्ली, वेलोसिटीज ऑफ द अपोजिंग रिएक्शंस आर इक्वल। वेलोसिटीज का मतलब है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जी हाँ, ऐसा ही होगा, जब ये दोनों बराबर होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन और फॉरवर्ड और रिवर्स का बराबर हो जाएगा और इक्विलिब्रियम आ जाएगा। डेल्टा, टेम्परेचर ऑफ द अपोजिंग रिएक्शंस आर इक्वल। ये तो सारी बात है, ऐसा नहीं होता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या निकला बेटा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंटरेस्टिंग और कंसेप्चुअल एमसीक्यू है। मैंने आपको बताया था कि इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड भी हैं, कंसेप्चुअल भी हैं, मल्टी कंसेप्चुअल भी हैं, सारे तरह के एमसीक्यूज हैं। और कुछ अभी नीचे आएंगे जो क्रमिंग बेस्ड हैं, यानी आपकी नॉलेज पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, वैसे तो हम उन्हें नॉलेज बेस्ड कहते हैं, लेकिन उर्फे आम में उन्हें क्रमिंग बेस्ड भी कहते हैं। KW फॉर द वाटर इज 25 डिग्री सेल्सियस इज 10⁻⁻14। हम जानते हैं कि KW ऑफ वाटर कितने होता है जी? 10⁻⁻14 एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। वो कहता है इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगी? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि KW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, KW बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, KW कम होगा। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? लेस देन 10⁻⁻14। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या निकला? बीटा, लेस देन 14, बीटा इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, in a reversible reaction if the temperature is increased then rate of reaction। अब रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो क्या होगा? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, क्या होगा जी? अल्फा, ऑलवेज इंक्रीज इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या हमेशा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चला जाएगा? आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसका जवाब नहीं है। ठीक है, कि रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम पर है और रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाते साथ ही रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया? बीटा ऑलवेज चेंजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, ये बात बिल्कुल ठीक है, ये पक्की बात है। जब भी आपने टेम्परेचर डिस्टर्ब करना है, रेट ऑफ रिएक्शन जरूर डिस्टर्ब होगा। ठीक है, ऑलवेज इंक्रीज इन द रिवर्स डायरेक्शन, ये भी बात सारी बात गलत है, हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में जाने वाला नहीं है वो। एंड डेल्टा नो इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट दुनिया के हर किस्म के केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस पर होता है एक्सेप्ट रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी ठंडे मटेरियल की भी वैसी होती है और जो गर्म मटेरियल है उसकी भी वैसी होती है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या निकलेगा बच्चों? बीटा, के टेम्परेचर के चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन चेंज जरूर होगा। अब वो फॉरवर्ड जाता है या रिवर्स जाता है, वो 3 बातों पर डिपेंड करता है। नंबर 1, क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है? नंबर 2, क्या रिएक्शन एक्सोथर्मिक है? नंबर 3, क्या रिएक्शन एंडोथर्मिक है? तीनों सूरतों में रिस्पॉन्स डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, ये क्रमिंग बेस्ड है लेकिन जरा सा ट्विस्ट किया गया। वो कहता है जी लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय वैग इन 1874 या गुलबर्ग इन 1864। तो आंसर क्या आएगा बेटा? वैग और गुलबर्ग ने किया था लेकिन 1864 में किया था, तो 1864 गुलबर्ग के साथ लिखा गया, देयरफॉर आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या निकला बच्चों? चार्ली। ये 13, अब ये फिर क्रैमिंग बेस्ड है। पीएच ऑफ द मिल्क इज, अब आप जानते हैं मिल्क जो है ना वो आप आराम से ड्रिंक कर लेते हैं, उसकी पीएच जो है ना वो यकीनन एसिडिक है लेकिन स्ट्रांगली एसिडिक नहीं है। वो उतना खट्टा नहीं है जितना सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज जूस, लेमन जूस उतना वो खट्टा हरगिज नहीं है। इवन एप्पल जूस भी अच्छा खासा खट्टा होता है। इट मीन्स कि दूध जो है यानी मिल्क, उसकी पीएच क्या होगी? नियर टू 7, यानी वो वीकली एसिडिक है। तो वीकली एसिडिक कहाँ लिखा हुआ है जी? बीटा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या निकला बेटा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 14, ये भी आपने याद रखना है। ये 2019 का जो टेस्ट गुजरा, 2018 का जो टेस्ट गुजरा, उसमें इस तरह के सवालात मौजूद थे।
एक एक सवाल मौजूद था, इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह के सवाल को भी याद कर लिया जाए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हैज़ द pH, इसके लिए कुछ नहीं किया जाता बेटा, आपको याद करना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की pH क्या है। इट इज़ 10.5 चार्ली। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर निकला चार्ली। क्वेश्चन नंबर 15 एक आसान सा न्यूमेरिकल, इफ NaOH इज 0.01 मोलर व्हाट इज द pH वैल्यू, व्हाट इज द pH वैल्यू। ये सवाल इसी तरह ही आएंगे हमेशा, यानी बेस देकर pH पूछी जाएगी, एसिड देकर pOH पूछी जाएगी। समझ के बाद तो इसको सॉल्व कैसे करना है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन है 0.001, तो देखते हैं कि इसकी pH कैसे निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 15 pH ऑफ 0.001 सोडियम हाइड्रोक्साइड। पहले मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूं, बाद में आपको शॉर्टकट बताता हूं। तो ये देखें बच्चे, जारी बात है ये बेस है, तो बेस के लिए आप pH के बजाय पहले pOH फाइंड आउट करें। तो pOH कितनी आएगी जी इसकी, ये आएगी 10⁻⁻, माइनस लॉग ऑफ 0.001, माइनस लॉग ऑफ 0.001 को कैसे लिख सकते हैं, 10⁻³ तो आंसर आ गया 3, क्योंकि लॉग ऑफ 10 1 होता है। तो बेटा अगर pOH 3 आ जाए, अगर pOH कितनी आ जाए 3 आ जाए, तो फिर pH कितनी होती है, वेरी सिंपल, द pH इज 11, 14 - 3 = 11। अब ये तो मैंने आपके सामने इसको सॉल्व कर दिया, ये नजर आ रहा है आपको सोल्यूशन इसका, ठीक है। इसका शॉर्टकट मेथड क्या है बेटा, बहुत आसान सी बात है कि 0.001 ये लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको, इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन जारी था बेटा। अब देखें, मैं आपको आसान सी बात बता रहा था, एक छोटी सी बात याद रखें, 0.1 लेट से कि ये हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है, 0.01, 0.001, ठीक है जी। तो pH क्या होगी, इसकी pH बेटा 1 होगी, इसकी pH 2 होगी, इसकी pH 3 होगी। वेरी वेरी सिंपल, यानी आपने फोकस किस पर करना है। ये देखें, हाउ मेनी जीरोज 1, आंसर इज 1, हाउ मेनी जीरोज 2, आंसर 2, हाउ मेनी जीरोज 3, आंसर 3 आ गया। लेकिन सर इसका अगर इसके उलट हो, यानी 1.0 लिखा हो तो -1, ठीक है जी, 10 लिखा हो, 100 लिखा हो, यानी अगर ये वैल्यूज 1 से ग्रेटर हैं, ठीक है, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा बेटा -1, ठीक है जी। और सॉरी, लॉग ऑफ 1 0 होता है, ये 0, इसमें 1 0 नजर आ रहा है, इसमें कितने 0 नजर आ रहे हैं बेटा 1, तो इसका आंसर -1, इसमें 2 0 नजर आ रहे हैं -2। ये बेटा pH है। जब pH आप फाइंड आउट कर लें तो pOH फाइंड आउट करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है कि आप 14 - pH लिखें और आंसर निकाल लें, और रिवर्स में अगर pOH गिवन है, pH फाइंड आउट करनी है, तो 14 में से माइनस कर लें और आंसर निकालें। ये था क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर निकल रहा है जी अल्फा, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 16, अमोनिया की फॉर्मेशन का जिक्र किया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि इसके Kc की यूनिट क्या होगी। बहुत आसान सवाल है बेटा, इसके Kc की यूनिट कैसे फाइंड आउट की जाएगी, वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 16 की बात होने लगी है। N2 + 3 moles of hydrogen reversibly producing 2 moles of अमोनिया। आपने इसकी सबसे पहले डेल्टा एन फाइंड आउट करनी है। 2 - 4 = -2। द यूनिट ऑफ Kc इज मोल पर डेसीमीटर क्यूब रेज टू द पावर डेल्टा एन। द आंसर इज पर मोल स्क्वायर dm रेज टू द पावर 6। ये आंसर है जी इसका, बिल्कुल सिंपल। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या निकला बेटा, चार्ली। क्वेश्चन नंबर 17 ओजोन की डीकंपोजिशन का, कि ओजोन जो है ना वो डिप्लीट होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसके लिए Kc की वैल्यू क्या है, ये भी आपने याद रखना है कि इसके Kc की वैल्यू वेरी लार्ज होती है। इट इज 10⁻55 एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 18, जब KClO3 को डाला जाता है, when the solubility of the KClO3 is suppressed by the addition of KCl
बिकॉज KClO3 के सोल्यूशन में KCl डालने से KClO3 की सॉल्युबिलिटी सप्रेस हो जाती है। वो ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों होता है। बहुत आसान सी बात है। द आंसर इज बीटा। KCl provides the common ions to the KClO3 in which KClO3 is less soluble। यानी ना सिर्फ KCl और KClO3 में पोटेशियम आयन कॉमन है, बल्कि KClO3 एक वीक इलेक्ट्रोलाइट भी है। यानी अगर आप इनकी इक्वेशंस लिखें तो आपको मामले को समझने में मदद मिल जाएगी। तो ये देखिएगा ज़रा बेटा बोर्ड पर गौर से, बड़ी आसानी से आपको ये बात समझ आ सकती है। ये देखें, KClO3 डिसोसिएट हो रहा है पोटेशियम आयन एंड क्लोरेट आयन में, जबकि KCl डिसोसिएट हो रहा है पोटेशियम आयन में एंड Cl नेगेटिव आयन में। तो अब आप बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं कि इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स में ये जो पोटेशियम आयन है ये कॉमन है, जबकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा और मजबूरन इसको वापस आना पड़ेगा। तो KClO3 की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने की रीज़न क्या है कि इन दोनों में पोटेशियम आयन कॉमन है, और दूसरी बात साथ ये भी है कि KClO3 KCl से वीकर इलेक्ट्रोलाइट है। देयरफॉर जब हम इस क्वेश्चन का जिक्र करते हैं यानी क्वेश्चन नंबर 18 का, तो हमारा आंसर क्या निकलता है बेटा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 19, KW की यूनिट क्या होती है बेटा? KW की यूनिट यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वाटर की यूनिट होती है मोल स्क्वायर रेज़्ड टू पर dm रेज़्ड टू पावर -6। मोल स्क्वायर dm रेज़्ड टू द पावर -6। देयरफॉर आंसर इज क्वेश्चन नंबर 19 का अल्फा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में डेफिनेशन में कॉमन आयन इफेक्ट लिखा गया, तो फिर आंसर तलाश करना है। द प्रोसेस इन विच द आयनाइजेशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड बाय द एडिशन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट containing a common ion, this phenomena is called as common ion effect। सर स्टेटमेंट में तो कॉमन आयन लिखा ही नहीं हुआ बेटा, यही तो सिर्फ इंग्लिश के सिनोनिम्स यूज किया गया कि कॉमन की जगह सेम लिख दिया गया। देयरफॉर आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या बेटा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 21, इफ सॉल्ट कंसंट्रेशन ऑफ द is equal to the acid concentration in a buffer solution, then which statement about the pKa value is correct? तो बेटा ये टेबल ऑफ द बफर सॉल्यूशन में आपको बताया गया था कि अगर एसिड की कंसंट्रेशन सॉल्ट की कंसंट्रेशन के बराबर हो तो pH इज इक्वल टू pKa, और बेस्ट बफर काम करता है। pH इज इक्वल टू pKa। द आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या निकला? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 22, इफ Ka वैल्यू इज 10⁻², देन pKa वैल्यू। ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपके सामने मैं सॉल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 22, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में बच्चों वो ये कह रहा है कि अगर Ka वैल्यू जो है ना वो 10⁻² है, तो बताएं pKa वैल्यू क्या होगी। तो बेटा pKa वैल्यू का मतलब क्या है बच्चों? -log ऑफ Ka, -log ऑफ 10⁻² -log 10, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए आंसर क्या आ गया बच्चों? -2। तो pKa वैल्यू क्या आ गई? -2। तो -2 कहाँ लिखा हुआ है जी? -2 इस क्वेश्चन में आपको लिखा नजर आएगा डेल्टा में। देयरफॉर आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर निकला जी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? सारी स्टेटमेंट जारी बात है, इस तरह का क्वेश्चन आए तो इसमें आपके लिए कोई शॉर्ट हैंड नहीं है, आपको स्टेटमेंट्स ही पढ़नी है। स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, ग्रेटर इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है, जितना एसिड स्ट्रॉन्ग हो वो उतने ज्यादा हाइड्रोजन आयन्स को प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतनी ज्यादा होगी। फिर वो कहता है वीकर इज द एसिड, लेस इज द पीएच वैल्यू। अगर एसिड वीक होगा तो वो कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, जो कम हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा उसकी पीएच 7 के करीब आएगी, यानी उसकी पीएच हायर आएगी। तो बीटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन चार्ली और डेल्टा को भी पढ़ लेते हैं। ग्रेटर इज द Ka वैल्यू, स्मॉलर इज द पीएच वैल्यू। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, आमतौर पर ऐसा ही होता है कि Ka वैल्यू जितनी ज्यादा होती है एसिड उतना स्ट्रांग होता है, और एसिड जितना स्ट्रांग होता है तो पीएच वैल्यू उतनी कम होती है। चार्ली स्टेटमेंट सही है।
डेल्टा स्मॉलर द pKa वैल्यू स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, ये तो बिल्कुल सही है, pKa वैल्यू जितनी कम हो एसिड उतना स्ट्रॉन्ग होता है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हमारा क्या निकला? वेरी सिंपल, इट इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट अफेक्टेड बाय लोअरिंग इन प्रेशर? लोअरिंग इन प्रेशर से कोई केमिकल रिएक्शन कैसे इफेक्ट नहीं होगा? बेटा आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करके दी गई थी जिसका टाइटल है सिग्निफिकेंस ऑफ डेल्टा एन, उसमें कुछ टिप्स बताए गए थे। तो डेल्टा एन की वैल्यू ये आपको बताती है कि प्रेशर की चेंज अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी। इफ द डेल्टा एन वैल्यू इज 0 यानी नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इक्वल, तो फिर प्रेशर चेंज विल हैव नो इफेक्ट। देयरफॉर आंसर इज डेल्टा, कि हाइड्रोजन और आयोडीन 2 मोल हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आप जरूर चाहेंगे कि सर चार्ली को एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि एक तरफ लिक्विड वाटर लिखा हुआ है, दूसरी तरफ आइस लिखी हुई है। सर इनके नंबर ऑफ मोल्स भी तो बराबर हैं, लेकिन इनका वॉल्यूम डिफरेंट है। लिक्विड वाटर हैज 9% लेस वॉल्यूम एज कंपेयर टू द सॉलिड आइस। रिवर्स बोल लेते हैं कि सॉलिड आइस हैज 9% मोर वॉल्यूम देन द लिक्विड वाटर, चैप्टर नंबर 4 आइस वाला वाटर टॉपिक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आइस लिक्विड वाटर सिस्टम पर प्रेशर को अप्लाई किया जाएगा, सिस्टम विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेसर वॉल्यूम, वो आइस पिघलना शुरू हो जाएगी, और जब प्रेशर को आप रिड्यूस करेंगे तो आइस दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 में प्रेशर को डिक्रीज करने से चार्ली यानी लिक्विड वाटर और आइस का सिस्टम जरूर डिस्टर्ब होगा और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, यानी आइस बननी शुरू हो जाएगी। तो यहां पर सवाल था कि कौन सा इफेक्ट नहीं होता, देयरफॉर आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर निकला डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 25 वो कहता है केपी केसी के बराबर है। तो केपी केसी के बराबर कब होता है? ये भी वही है, वो डेल्टा एन वाली टेबल। डेल्टा एन वाली टेबल में लिखा हुआ था कि अगर डेल्टा एन 0 के बराबर है तो फिर केपी केसी के बराबर होगा। केपी केसी के बराबर होगा तो केपी की यूनिट भी नहीं होगी, केसी की भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है, प्रेशर का इफेक्ट भी नहीं होगा, और वॉल्यूम भी आपको उस जो आप कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन उसमें नजर नहीं आएगा। तो 25 की अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल मुख्तसर है, केपी इज इक्वल टू केसी इफ। आगे चेंज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, बिल्कुल ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, गलत। चेंज इन द टेम्परेचर हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये भी गलत, क्योंकि इसका चेंज ऑफ टेम्परेचर से कोई ताल्लुक नहीं। उस टेबल को आप जाकर देखें, टेम्परेचर का जिक्र नहीं है वहां पर। एंड डेल्टा ऑल ऑफ दीज, तो डेल्टा ऑल ऑफ दीज हमारा आंसर नहीं हो सकता। द आंसर इज अल्फा, चेंज इन प्रेशर हैज नो इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या जी? अल्फा। मिक्सचर ऑफ द वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड विल गिव। बेटा अगर वीक बेस को उसके साल्ट के साथ मिक्स किया जाए तो ये बेसिक बफर होता है, और बेसिक बफर का मतलब होगा pH 7 से ज्यादा होगी। मैं दोहरा देता हूं कि अगर आप इस तरह की सिचुएशन इख्तियार करते हैं कि वीक बेस और उसके साल्ट को मिक्स करते हैं, तो ऐसा बफर तैयार होगा जो बेसिक बफर कहलाएगा और इसकी pH 7 से ज्यादा होती है। देयरफॉर आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या है जी? बीटा, बफर विद pH ग्रेटर देन 7। क्वेश्चन नंबर 27 तो कहता है ए केमिकल रिएक्शन A to B इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम, यानी A B से में जा रहा है, A से B बन रहा है। अब आपने बताना है कि वो कब इक्विलिब्रियम पर होगा। अल्फा, कंप्लीट कन्वर्शन ऑफ A to B हैज टेकन प्लेस, A से B में कंप्लीट कन्वर्शन हो गई, क्या तब इक्विलिब्रियम पर आएगा? नहीं। कन्वर्शन ऑफ A to B इज 50%, कोई जरूरी नहीं है। 50% रिएक्टेंट शुड चेंज इन टू B, ये भी जरूरी नहीं है। डेल्टा, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ A to B इज इक्वल टू B to A, यही है, यानी जिसको हम बोलते हैं ना कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये उसी की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या निकला बच्चों? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 28, छोटा सा न्यूमेरिकल, द pH वैल्यू फॉर द सॉल्यूशन इज 11, देन द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रो ऑक्साइड आयन। दी गई वैल्यू pH की है और पूछी क्या जा रही है बेटा आपसे? कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्सल आयन, ठीक है। ये मैं आपके सामने अभी सॉल्व करता हूं, देखें इसको कैसे सॉल्व किया जाए। pH वैल्यू दी गई है, pH वैल्यू है जनाब 11 और पूछा जा रहा है हाइड्रोक्सल आयन कंसंट्रेशन के मुतालिक। तो आप क्या करें, सबसे पहले
इसमें POH फाइंड आउट करें। तो बेटा POH कितनी आएगी, बहुत आसान है, 14 माइनस PH, ये देखिए यहां पर लिखा था मैंने, तो ये आ गया 14 माइनस 11 इज इक्वल टू 3, ये POH के बराबर हो गया, ये 3 के बराबर आ गया। अब आप यहां पर अगर मैथमेटिक्स में पढ़ गए कि जी इसका लॉग लेंगे, उसके बाद एंटी लॉग लेंगे और ये होगा तो वो होगा, तो आपसे ये सॉल्व नहीं होगा। मैं आपको डायरेक्ट रूट बताता हूं कि अगर इसका आंसर 3 आ रहा है तो फिर हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन आएगी 10 रेज़ टू द पावर -3। सर क्या मतलब? मतलब ये कि अगर इसका आंसर 5 होता तो मैं लिखता 10 पावर -5, अगर इसका आंसर 6 होता तो मैं लिखता 10 पावर -6 एंड एटसेट्रा। अभी इसकी कंसंट्रेशन का आंसर क्या है बेटा? 10 रेज़ टू पावर -3 मोल्स पर dm क्यूब। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 28 बेटा हम सॉल्व कर रहे थे, ये मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व किया है। ठीक है, और इसका आंसर हमें स्क्रीन पर नजर आ रहा है 1 × 10⁻³ चार्ली। तो क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या निकला? चार्ली। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन 29 में भी मौजूद है। द कंसंट्रेशन ऑफ द हाइड्रोजन आयन इज 10⁻11 सॉरी, इस मरतबा कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन दे दी गई 10⁻11, इसका मतलब है pH 11 है, इसका मतलब pH कितनी है बेटा? 11। वो कहता है द POH ऑफ द सॉल्यूशन, अगर pH 11 हो तो POH कितनी होती है? 3, यानी उसी सवाल को जरा डिफरेंट एंगल से आपको समझाया गया। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या निकला जी? डेल्टा 3, ये लिखा हुआ है इधर क्या, ये। क्वेश्चन नंबर 30, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू रेशियो बिटवीन द रेट कांस्टेंट फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन टू द रेट कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स, ये भी बिल्कुल ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर और रिएक्टेंट की नीचे लिखी जाती है। देयरफॉर आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर निकला बेटा डेल्टा। लेकिन मैं चाहूंगा कि जिन क्वेश्चंस की मैंने की नहीं बनाई, 2-3 क्वेश्चन और भी हैं, उनको भी डिस्कस कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31, इफ Kc इज इक्वल टू 1 देन द रिएक्शन इज। वैसे Kc 1 के बराबर होता नहीं है, इट्स वेरी रेयर कि Kc 1 के बराबर हो, लेकिन अगर Kc 1 के बराबर हो गया तो Kf और Kr आपस में बराबर हो जाएंगे, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम बराबर हो जाएंगी। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ। गोइंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, नहीं, Kc की वैल्यू 1 या 2 या 3 या 4 से कोई पता नहीं चलता कि इसने फॉरवर्ड जाना है या रिवर्स जाना है, ता वक्त है कि उसे कंपेयर ना किया जा रहा हो। इट इज एट इक्विलिब्रियम स्टेट, गोइंग इन द रिवर्स डायरेक्शन, रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो आंसर क्या निकला बेटा? 31 का आंसर निकला बीटा, क्योंकि Kc अगर 1 है या Kc अगर 10 है या Kc अगर 3 है तो इसका मतलब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम पर ही फाइंड आउट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर क्या निकला बेटा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 32, इफ ए pH ऑफ ए बफर इज 6, अगर कोई बफर सॉल्यूशन है जिसकी pH 6 है, देन व्हाट इज द pK वैल्यू इफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एन एसिड एंड इट्स सॉल्ट इज इक्वल। ठीक है, तो अब वो कहता है जी 0.1 ईच, 0.01 ईच, 0.001 ईच एंड डेल्टा नन ऑफ दीज। तो बता आंसर क्या आएगा? डेल्टा नन ऑफ दीज, क्योंकि बाकी तो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, यानी क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है जी, यानी अगर सिर्फ pH 6.0 बता दी जाए, ठीक है, तो हमें क्या बता रहा है कि pKa वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिमिटेशंस टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कंसेप्ट। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कंसेप्ट की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो क्या है जी? नंबर 1, इट इज एप्लीकेबल फॉर ओनली द स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट। हाँ, ये बात ठीक है, ये स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट पर अप्लाई होता है। इट इज वैलिड ओनली फॉर द 0.01 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द आयंस ऑफ द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये उसकी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे सॉल्यूशन इससे पहले ही सैचुरेट हो जाते हैं और बहुत सारे इस तक भी सैचुरेट नहीं होते, तो ये उसकी लिमिटेड नहीं है। इट इज़ ओनली फॉर द गैसेस, सारी बात है, गैसेस से तो वैसे ही इसका ताल्लुक नहीं है, ये भी लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, वैल्यूज ऑफ द KSP चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, ये तो आप जानते ही हैं कि वाकई ये टेम्परेचर चेंज होता है, लेकिन ये उसकी लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि वो तो Kc भी चेंज होता है, वो तो KW भी चेंज होता है, वो तो KB सारे ही चेंज होते हैं। तो आंसर क्या निकला? अल्फा। यानी लिमिटेशन क्या है इसकी? इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। बफर एक्ट्स, क्वेश्चन नंबर 34, बफर एक्ट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, आप जानते हैं कि कॉमन आयन इफेक्ट पर अप्लाई होता है। ठीक है जी,
और कॉमन आइन इफेक्ट खुद ली शैटल प्रिंसिपल पर बेस करता है, इसलिए आंसर क्या आएगा? डेल्टा बोथ ए एंड सी, बोथ ए एंड सी के कॉमन आइन इफेक्ट पर भी बेस कर रहा है और ली शैटल प्रिंसिपल पर भी बेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 35, अ बफर सोल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। यहाँ कॉम्बिनेशन लिखे हुए नजर आ रहे हैं आपको, जारी बात है कोई वीक एसिड और उसका साल्ट होना चाहिए या कोई वीक बेस और उसका साल्ट होना चाहिए। देयरफॉर हिज आंसर इज डेल्टा एस्टिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, एस्टिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट ये इस्तेमाल किए जाएंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्वेश्चन नंबर 36, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द pH 0? किसकी pH 0 आएगी? क्या 0.5 मोलर एस्टिक एसिड की pH 0 आएगी? नहीं, एस्टिक एसिड एक मोनोबेसिक एसिड है, उसने एक हाइड्रोजन आयन डोनेट करना है, तो अगर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 0.5 मोलर है तो pH 0 नहीं आ सकती। 0.5 मोलर नाइट्रिक एसिड की भी नहीं आएगी। 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड डाई बेसिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है बेटा? डाई बेसिक एसिड है। तो ये देखिए जरा, सल्फ्यूरिक एसिड के केस में क्या होने वाला है, ये देखें। सल्फ्यूरिक एसिड के केस में ये होगा बेटा कि सल्फ्यूरिक एसिड 2 हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा और 1 सल्फेट आयन प्रोड्यूस करेगा। तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या आएगी? 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 1 मोलर। और अगर आप इसकी pH फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो pH कितनी आएगी? माइनस लॉग ऑफ 1, और लॉग ऑफ 1 0 होता है और pH 0 आ जाएगी। ठीक है बेटा। देयरफॉर अगर आप क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं तो आंसर निकलता है चार्ली, यानी 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है जी। तो बच्चों यहां पर हमारी आज की जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की डिस्कशन है वो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपको काफ़ी बातें समझ आई होंगी। इसमें अभी 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, बिल्कुल नीचे मौजूद हैं, जो मैंने अनसॉल्व छोड़ दिए हैं, वो आप डिस्कस कीजिएगा, आप सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई बात उसमें समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट डिस्कशन के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।